यहाँ पर सच्चाई इसमें कितनी है? इसमें देखिए, जब सरकार ही वैसी होगी, मैं जोर देके 3 बार कह रहा हूँ, जब सरकार ही वैसी होगी तो प्रजा उसी तरीके से हो जाती है। सरकार ने हमारे धर्म स्थलों को, हमारे तीर्थ स्थलों को पर्यटन का केंद्र बनाने का प्रयास किया है, उनको धर्म का केंद्र बनाने का प्रयास बंद कर दिया है। ये आप लिख लीजिए, कोट कर दिया। चाहे कोई मुझे फांसी पे चढ़ा दे, मैं उससे डरने वाला नहीं। ये सच बात है। हम दोनों में जो बेसिक फर्क है वो धर्म और शास्त्र का है जी। मेरा ये मानना है कि हमको धर्म और शास्त्र से नियंत्रित शासन प्रणाली होनी चाहिए। और जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, ये लोग अपनी अलग एक व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या के अंतर्गत जो वो सही समझते हैं उसके अंतर्गत वो कार्य करना चाहते हैं। और वास्तव में ये है नहीं। वास्तव में हमारे धर्म, वास्तविक जो हमारे शास्त्र हैं और धर्म है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन भारत में। आज हम मौजूद हैं कानपुर लोकसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ हमारे विजन भारत कार्यक्रम में मेहमान हैं कानपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार मिश्रा जी। आज जानेंगे अजय कुमार मिश्रा जी से किस विजन के साथ वो इस चुनाव में उतरे हैं, क्या उनका उद्देश्य है और कैसी चुनावी तैयारियां उनकी चल रही हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विजन भारत में। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय, आपका अपना उद्देश्य राजनीति में आने का कब से और क्या विजन लेकर के इस बार चुनाव में उतरे हैं। जी मित्रों, मैं अजय कुमार मिश्र, सनातन वैदिक रामराज परिषद समर्थित प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी, कानपुर लोकसभा से आपके मध्य उपस्थित हूँ। मेरा ये विजन है कि भारत में विद्वान और सज्जनों को राजनीति में आना चाहिए। विद्वानों और सज्जनों की राजनीति में ना आने के कारण हमारी राजनीति का पतन हो गया है। और पिछले 75 से 80 वर्ष हो गए हमारे को आज़ादी पाए हुए, लेकिन उसमें से कोई भी दैविक भौतिक तापों से मुक्ति हमारे राष्ट्र के लोगों को नहीं मिल सकी। और दिन पे दिन ये राजनीति के पतन हो जाने से, क्योंकि राजधर्म का जब पतन होता है तो जनता का अपने आप पतन हो जाता है, ये निश्चित बात है, शास्त्रों में लिखा गया है। तो इसलिए हमको ये भावना, पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज की पुस्तक है रामराज और मार्क्सवाद, उसमें उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है और तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद ये बताया कि भारत देश जो है पूरे विश्व का हृदय स्थल है, और जब हृदय आपका स्वस्थ रहेगा तो पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा। तो हमने उनसे प्रेरणा ली, उनकी पुस्तक से प्रेरणा ली, और फिर 2022 में हमने सनातन वैदिक रामराज परिषद नामक दल का गठन किया। ये विचार तो उन्हीं के हैं, लेकिन वह पुराने समय में जो उनके द्वारा स्थापित किया गया दल था अखिल भारतीय रामराज परिषद, उससे अलग है। इसके फाउंडर मेंबर जो है, मैं स्वयं अजय कुमार मिश्र हूँ, मैं ही इसका अध्यक्ष हूँ। और हम लोगों ने इस पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कराने के लिए प्रक्रिया आरंभ की हुई है, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा, इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम 5-2025 चुनाव लड़ें। कि विद्वानों की कमी है राजनीति में और वो ऐसे लोग जो नकारात्मक बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, पर आज की आम जनता जो है, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो खास है उत्तर प्रदेश, भारत देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ स्वयं में एक महान है। तो क्या लगता है आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो राम राज्य वाली राजनीति है या राम जी का जो मुद्दा है, जो अयोध्या जी का मंदिर बन के तैयार हो गया है, लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे इस चुनाव का और वो 400 पार करने जा रहे हैं, तो इसमें और आपके जो राम राज्य में दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं? दोनों में जो बेसिक फर्क है वो धर्म और शास्त्र का है। जी, मेरा ये मानना है कि हमको धर्म और शास्त्र से नियंत्रित शासन प्रणाली होनी चाहिए। और जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, ये लोग अपनी अलग एक व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या के अंतर्गत जो वो सही समझते हैं उसके अंतर्गत वो कार्य करना चाहते हैं। और वास्तव में ये है नहीं। वास्तव में हमारे धर्म, वास्तविक जो हमारे शास्त्र हैं और धर्म है, जो शास्त्र सम्मत है वही धर्म है हमारा, जो शास्त्र से विरुद्ध है वो हमारा धर्म नहीं है। सिंपल सी बात है, ये सभी आदमी को समझ में आती है। जो शास्त्र सम्मत है वो धर्म है और जो शास्त्र विरुद्ध है वो धर्म नहीं है। तो शास्त्र सम्मत कार्य हमको करने चाहिए। किसी भी मुद्दे को आप लीजिए, मैं चूंकि चुनाव आचार संहिता से बधा हुआ हूँ, बहुत बातें मैं विरोधात्मक ढंग से नहीं कह सकता, लेकिन आप चीज़ों को जानते हैं
कि अगर कोई विधि का पालन करते हुए कोई कार्य किया जाएगा तो उसका परिणाम उत्कृष्ट आएगा, अगर विधि का पालन करते हुए काम नहीं किया जाएगा। यथार्थ रूप में आपको लगता है कि चीजें वैसे नहीं हो पा रही हैं जैसा बताया जाता है? जी बिल्कुल। लेकिन जनता मोहित हो रही है। नहीं, जनता को तो जो दिखाया जाता है, जनता का जो मीडिया चैनल दिखाता है, जो विज्ञापन के माध्यम से दिखता है, जो बैनरों के माध्यम से, जो पोस्टर से वही मैसेज जाता है। जनता का अपना विवेक जो होता है वो राजधर्म से ही प्रभावित हो जाता है। अजय जी, आजकल के चुनावी जो गणित होती है या चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों का जो एक रैला निकलता है, जो उनके खर्चे होते हैं, जो उनकी अपनी एक टीम होती है, मतलब एक समूह होता है उनके साथ, आप ऐसे बाहुबलियों के सामने कैसे अपने आप को मतलब कहाँ देखते हैं कि कैसे टक्कर हो पाएगी आपकी? आप तो यथार्थवादी चर्चा कर रहे हैं, यथार्थ मतलब वास्तविक राम राज्य की बात कर रहे हैं, और यहाँ तो घोर कलयुग चल रहा है। कैसे चल पाएगा मामला? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। भगवान का नाम का एकमात्र हम लोगों के पास सहारा है। आप देखिए, हम लोगों के पास जो हमारे लोग हैं उन सबके बीच माले में गले में एक ऐसा सुशोभित हो रहा पटका जिसमें भगवान का नाम लिखा हुआ है। तो भगवान के नाम के सहारे हम राम राज लाने के लिए निकले हैं, और उन्हीं के गुणों के अनुरूप हम व्यवहार करेंगे तभी हम अपने को जस्टिफाई कर पाएंगे और समाज को जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर हमने दूसरों की नकल कर ली तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, मेरा मानना ये है। और राम का चरित्र इतना उदात्त है, इतना विशाल है, इतना अनुकरणीय है कि अगर हम उसको सामने रखेंगे, उनके खाली चरण कमलों को ही सामने रख लेंगे तो हमारा अपना सुधार हो जाएगा। इसी से हम समाज में सुधार कर लेंगे। कानपुर की बात कर ली जाए, कानपुर लोकसभा क्षेत्र की, क्या लगता है कानपुर शहर की प्रमुख जो आपको लगता है समस्याएं हैं या जिनमें त्वरित रूप से परिवर्तन आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए, मैंने जब शुरू किया इस चीज़ को तो मेरे सामने एक ही आदर्श है, भगवान राम। दूसरा कोई आदर्श मेरे सामने है नहीं, और हम समझते हैं कि पूरे राष्ट्र के लिए अगर कोई आदर्श है तो एक ही है। तो जब हमने उनको आदर्श लेके जब राजनीति में निकलने का निर्णय किया तो सबसे पहले हम लोगों ने गरीब बस्तियों की तरफ रुख किया कि पहले वहाँ चले, समस्याएं वहीं से देखेंगे। तो हमारे कार्यालय से थोड़ी थोड़ी दूरी पे मलिन बस्तियाँ, जिनको हम लोग गरीब बस्तियाँ कहते हैं, वो हैं। जब वहाँ गए तो वहाँ हमको बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ ये हुई कि जो मूलभूत सुविधाएं जिनके लिए सरकार डिडोरा पीट पीट के कहती है कि सब सही है, सब सही कर दिया गया, सब हो गया, वहाँ देखा तो ना तो सीवर लाइन की व्यवस्था है, नालियाँ बजबजा रही हैं। आप नाम लिखे से तो राजा कुरबा स्मार्ट सिटी कहते हैं। आप स्वयं अगर अपनी और अपने कैमरे की नज़र से एक चक्कर आप कानपुर का हमारे साथ मार देंगे तो आपको स्मार्ट सिटी का जो मानदंड आपको पता चल जाएगा। किस तरह की स्मार्ट सिटी है? आप देखिए ना, वो सामने कूड़ा पड़ा हुआ है और उधर पीछे की देखिए क्या हालत है, पार्किंग की क्या हालत है, लोगों के आवागमन की क्या हालत है। सड़क एकमात्र निकलने की कानपुर में बची हुई है, वीआईपी रोड, उसको भी बीच में आधा खो दिया, जबकि इस समय वीआईपी मूवमेंट सब कुछ चल रहा है। तो हालत वीआईपी सिटी की जो है वो सिर्फ अखबारों में है, विज्ञापनों में है और मीडिया में दिखाने के लिए, जमीनी हकीकत में उसका विपरीत है। अब एक और बहुत बड़ा आपको एग्जाम्पल बताऊं, गंगा स्वच्छता के नाम पे कितना बजट सरकार ने लिया, कितना काम करने की बातें की। यहीं बगल में आपके नाला बहता है। था आपने पहले आप बताइए क्या कहना। यहीं बगल में नाला बहता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कानपुर में आते हैं तो सरकारी अफसरों द्वारा उस नाले को इनके प्रकार बंद करके दिखा दिया जाता है कि नाला बंद है, और जैसे ही वो चले जाते हैं फिर वो खोल दिया जाता है। ना वहाँ पत्रकार पहुँचता है, ना वहाँ आम जनता पहुँचती है, और फिर उसी में गंगा में वो सब नाला मिल जाता है। तो बहुत खराब स्थिति है, मैं उसको कितनी भी व्याख्या करूं वो आपको। गंगा जी के विषय में हमको जो यहाँ के हमारे लोगों ने जो हमारे टीम मेंबर्स उन्होंने बताया कि गंगा जी के लगभग यहाँ 53 या 54 घाट है, बिठूर से लेकर के आपका ये जाजमऊ तक का शायद लगभग इतना ही है। और ये तो चलिए नाला, तो ये तो जग जाहिर है कि नाले का पानी जो है गंगा जी में जाजमऊ से शुरू होता है और जगह जगह जो है वो नाले का पानी आज भी जा रहा है। नमामि गंगे की परियोजनाओं में करोड़ों रुपए वो ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन जो लोगों ने हमको लोकल यहाँ के लोगों ने बताया वो ये कि साहब गंगा के घाटों का ज़्यादातर उपयोग आजकल युवा जो है, जो वहाँ गंगा जी स्नान करने की तो बात छोड़िए, वो सिर्फ नशा करने के उद्देश्य से जाता है। ना वहाँ पर कोई, चाहे वहाँ के पंडे हो या जो वहाँ के नाव चलाने वाले जो लोग हैं, वो भी उनको वो चीज़ें मुहैया कराते हैं। क्या ये भी इस तरह है? क्या यहाँ पर सच्चाई इसमें कितनी है? इसमें देखिए, जब सरकार ही वैसी होगी, मैं जोर दे के 3 बार कह रहा हूँ, जब सरकार ही वैसी होगी तो प्रजा उसी तरीके से हो जाती है। सरकार ने हमारे
धर्म स्थलों को, हमारे तीर्थ स्थलों को पर्यटन का केंद्र बनाने का प्रयास किया है, उनको धर्म का केंद्र बनाने का प्रयास बंद कर दिया है। ये आप लिख लीजिए, कोट कर दिया। चाहे कोई मुझे फांसी पे चढ़ा दे, मैं उससे डरने वाला नहीं। ये सच बात है। हमारे ये जो घाट है गंगा के किनारे, वो तीर्थ है, गंगा किनारे से बहती। यहाँ पे पवित्रता वाले काम किए जाने चाहिए। यहाँ पे बोट हाउस, क्लब हाउस एंड स्पा सेंटर्स ये खोलने के स्थान नहीं है। उसी तरीके से हमारी अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सब हमारे तीर्थ हैं। आप तीर्थ को पर्यटन केंद्र के रूप में जब आप विकसित करना चाहेंगे तो यही, और बहुत द्रवित हम तो, मतलब हमें आंसू आ जाते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते इसमें, क्योंकि हम लोग तो धर्म के क्षेत्र से राजनीति में आए हैं। हम राजनीति से धर्म में गए ऐसा नहीं है। हम लोगों का काम ही ये था कि हम धर्म की कैसे रक्षा कर सकें। हम लोगों ने समाज के साथ मिलकर बिना कोई सरकारी सहायता लिए लगभग 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। तब उसके बाद हमको लगा कि यार राजनीति में आए बगैर कुछ हो नहीं सकता। तब हमको लगा कि हमारे लोगों को लगा कि राजनीति में चला जाए, वहाँ भी इसको किया जाए। अगर हम लोग 1-2 लोग प्रत्याशी भी जीतेंगे तो अपनी बात संसद भवन में रख पाएंगे। कोई आदमी बात उसकी करने वाला नहीं है। तो अभी आप देखिए, जैन संप्रदाय ने संवेद शिखर को भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसको पर्यटन केंद्र बनाएंगे। 2% जैनी भाई हमारे रहते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं और यहाँ से हम अपील करते हैं कि आप अपनी जो प्रेरणा है वो हम लोगों को भी दें। हमारे हिंदू भाई जो आज 70% होने की दावा करते हैं, अपने सारे तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से बड़े प्रसन्न हैं और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े यशगान गाए जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये सही बात नहीं है। आस्था के केंद्रों को, तीर्थ स्थल है, उनको पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए। पर्यटन से आप कहोगे राजस्व हो जाएगा। अरे हमारा देश बिना राजस्व के अभी तक चल रहा था। ऐसे ही मैं शराब नीति की मैं बहुत निंदा करता हूँ। शराब नीति हमारे देश के लिए बहुत खराब है। हमारे जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के जो नुकसान होते हैं वो सब शराब के कारण होते हैं। जितने हमारे मैक्सिमम 50% से ज़्यादा हमें बीमारियाँ शराब के कारण होती हैं। सामाजिक बुराइयां का तो 80% शराब के कारण होता है। अगर इन चीजों से जो राजस्व आता है, उसको राजस्व को अगर ना आवे तो इन चीजों पे खर्च भी तो नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई। मैं आपसे ही सवाल करता हूं। बिल्कुल सही बात। सवाल क्या है, तो दुनिया जान रही है। लेकिन अब खाली राजस्व के चक्कर में, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेनिफिट पहुंचाने के चक्कर में जगह जगह आज की डेट में कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां मंदिर हो न हो, गौशाला हो ना हो, गौचर भूमि लोगों ने भले चर लियो, खुद कब्जा कर लिया हो, लेकिन वहाँ पे शराब खाना जरूर मिलेगा जहाँ हमारे गांव का युवा और हमारे शहर का युवा बर्बाद हो रहा है। हमारी शक्ति बर्बाद हो रही। शराब पीने से आपको पता है कि आत्मा का, शरीर का, सब चीज़ का क्षरण हो जाता है। और जब दोनों चीज़ों का नाश हो जाता है तो पशुवत जीवन जीने लगता है, मनुष्य नाली में पड़ा रहता है। बिल्कुल सही बात। तो मेरा बहुत इससे कष्ट है, कहीं जो है आपको लगता है बहुत कष्ट है। और यही सब, ये अगर प्रमुख मुद्दे भी, यही प्रमुख मुद्दे हैं हमारे। अगर हम लोग राजनीति में आएंगे, जनता हम लोग को चुन के भेजती है। हालांकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि आपने कहा कि चकाचौंध, तो चकाचौंध से अगर हम फिर से राजनीति में आएंगे तो हम उसी चकाचौंध में जाके भूल जाएंगे, फेस करेंगे, क्योंकि सिस्टम तो चकाचौंध वाला। एक सहारा है भगवान नाम, राम का नाम, बस उसी नाम के सहारे हम इस बैतरणी को पार करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे। आखिरी 2 सवाल है। पहला ये कि एक तरफ रमेश अवस्थी, एक तरफ आलोक मिश्रा, तीसरी तरफ अजय मिश्रा जी, और भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। एक और आलोक मिश्रा निर्दलीय है, और भी लगभग 7-8 प्रत्याशी हैं कानपुर लोकसभा से, 11 प्रत्याशी हैं। तो कैसे, किससे टक्कर आप देख रहे हैं और क्या लग रहा है, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ पा रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने आपको बताया कि पहला मेरा अनुभव है चुनाव लड़ने का। मतलब इवन छात्र संघ का भी चुनाव मैंने कभी नहीं लड़ा है, तो ये पहला मेरा अनुभव है। लेकिन भगवान राम का नाम लेके जब मैं राजनीति में आया हूँ तो मैं उन्हीं के चरणों का आश्रय लेके मैं काम करूँगा। ये जो भी आपने नाम लिए वो सब महानुभाव, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आम खिलाते थे खास लोगों को, उनका कोई सामाजिक जीवन और नहीं है। आम खास लोगों को खिला के उन्होंने चुनाव का अपना प्रत्याशी बन गए, वो एक बड़ी पार्टी के। दूसरे सज्जन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, उनका नाम किस तरीके का है वो कानपुर के बच्चे से पूछ ले, एक अभिभावक से पूछ ले, वो बता देगा कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कितनी बड़ी क्रांति ला दी है कि सारे शिक्षक भी ठगे महसूस करते हैं, अभिभावक भी ठगे महसूस करते हैं और बच्चे तो बेकार हो ही रहे हैं। आखिरी सवाल है अजय जी आपसे, चूंकि आपका समय अभाव है, जनसंपर्क में आपको निकलना है, क्या संदेश कानपुर की जनता को आपकी तरफ से? कानपुर की जनता से मेरा एक ही संदेश है और बहुत छोटा सा संदेश है कि जिस प्रकार से टी.एन. शेषन ने कहा था कि जिस प्रकार से आप अपने घर के लिए, अपनी बेटी के लिए दामाद और अपने बेटे के लिए बहू का सिलेक्शन करते हैं, उसी प्रकार से चरित्रवान व्यक्ति का आप सिलेक्शन करिए। वो पार्टी किसी भी पार्टी का हो,
और चरित्रवान व्यक्ति को जब आप जैसे सेलेक्ट करते हैं तो वही व्यक्ति आपके समाज के लिए, आपके नगर के लिए, आपके देश के लिए कारगर होगा। अन्यथा आप कितनी बार भी ठगे जाते रहेंगे, आपका कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा निवेदन ये है कि जिस प्रकार से हमने अपने बारे में, हमारे लोगों ने जो लिख के दिया, जो अजय मिश्रा को जो जानते हैं, अजय मिश्रा क्या है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पर्चे पे घोषित कर दिया, इसको कोई भी चेक कर सकता है। और हम रामराज के सिद्धांतों में क्या कर सकते हैं, हमने अपनी बात की है, उसको भी हमने एक घोषणा पत्र पे दिया है। आज कोई भी पार्टी किसी महानुभाव, किसी प्रधानमंत्री, किसी बड़े आदमी के नाम पे वोट ना मांगे, सिर्फ अपने नैतिक चरित्र पे जो वोट मांगे उसको आप वोट दीजिए और उसको आप जिताइए, और उसके बाद पूरे 5 साल उससे काम लीजिए, क्योंकि वो पार्टी के मैनिफेस्टो से बंधा हुआ नहीं है भाइयों, वो अपने आपके और आपके हमारे बीच में जो एग्रीमेंट होगा उससे बंधा हुआ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने हमको अपना कीमती समय दिया। तो आप थे कानपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार मिश्रा जी। अपना यथार्थ रामराज की एक परिधारणा को लेकर के वो चल रहे हैं। माँ गंगा के घाटों की जो वर्तमान स्थिति है, जो यहाँ की सड़कों की स्थिति है, वो इनके प्रमुख मुद्दे होंगे। फिलहाल ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। लेकिन जनमत न्यूज़ आप सभी मतदाताओं से एक अपील करता है कि आप सब अपना वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि आपका एक एक वोट जो है वो राष्ट्र के निर्माण के लिए पत्थर की लकीर साबित होगा। और जाते जाते बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। इंसान होना तो भाग्य है, पर देशभक्त होना सौभाग्य। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। विजन भारत, खोज यथार्थ की। जनमत न्यूज, हम आपके साथ। दिस प्रोग्राम क्रिएटेड बाय शिवोहम एंटरटेनमेंट एंड मीडिया क्रिएशंस। प्रिंट मीडिया पार्टनर लोक जनसंदेश। डिजिटल मीडिया पार्टनर नेक्स्ट मंडे।